तो रेडी है सारा चीज। देखिए क्या है, 41 नंबर से हम लोग का आज ऑब्जेक्टिव शुरू होगा। तो 41 का ऑब्जेक्टिव जैसे 40 ऑब्जेक्टिव इससे पहले हो चुका है, उसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये 41 नंबर से ऑब्जेक्टिव हम लोग का शुरू हो रहा है। तो 41 नंबर का ऑब्जेक्टिव है जो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए अगर लेंस मोटा है तो उनका आवर्धन क्षमता ज्यादा होगा। तो 41 का आंसर हम लोग ज्यादा लिख सकते हैं या अधिक लिख सकते हैं। क्वेश्चन और आंसर आप दोनों लिखते जाएंगे। जो मोटा लेंस होता है उनका आवर्धन क्षमता ज्यादा होता है, अधिक होता है, मोर होता है, मच होता है ना। चलिए 42 में है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का नेचर क्या होने वाला है। देखिए अवतल दर्पण जो होता है ना, उनमें वास्तविक इमेज बनते हैं, लेकिन यह एक ऐसा कंडीशन है जो अवतल दर्पण में जो वर्चुअल है, जो काल्पनिक इमेज है वो बनने वाला है। तो यह एक अपवाद है, और जितने भी अपवाद है उसे आप याद रखेंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में जो अपवाद है उसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो ऐसा है कि जो अवतल दर्पण है उसमें जो ध्रुव है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर कोई किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उनका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो वर्चुअल होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होते हैं। और इस कंडीशन में जो वस्तु का इमेज होता है वो बड़ा होता है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे कि जो नेचर होगा, इमेज का नेचर, वो काल्पनिक होगा, है ना, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। इंग्लिश में वर्चुअल लिखेंगे और इरेक्ट लिखेंगे और इनलार्ज लिखेंगे। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा। और यह जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब आपको दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का जो प्रतिबिंब है उनका नेचर क्या होने वाला है। देखिए जिस प्रकार से उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक इमेज बनता है, लेकिन यह एक ऐसा कंडीशन है, लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें उत्तल लेंस में जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इस कंडीशन में भी इनका आंसर आप यही लिखेंगे कि ये काल्पनिक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है और इनलार्ज्ड है, मतलब बड़ा है। चलिए 44 का देख लेते हैं। ऐसा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। जब आप दर्पण के मुख्य फोकस पे किसी चीज को रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो 44 का आंसर आप लिख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें सबको जानना जरूरी है, और आप इस वजह अगर आप इसे जानते हैं तो आप आसानी से अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। अनंत होगा, आप कह सकते हैं कि ये बड़ा भी होगा, बड़ा रियल होगा, है ना। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। 45 है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो मुख्य फोकस पे जब भी वस्तु को रखा जाएगा तो उनका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा। तो 46 ये कितना नंबर है, 45 नंबर। 44 का भी आंसर अनंत होगा और 45 का भी आंसर अनंत होगा। क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए, इसका आंसर भी अनंत होगा। इसमें बहुत सारे कंडीशन है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है मैंने उसे यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में लगाया है, और जितने भी कंडीशन बच जाते हैं उन्हें आप एनसीईआरटी से जरूर देख लेंगे एक बार। चलिए 46 नंबर देख लिया जाए। 46 में उत्तल लेंस के मुख्य, अच्छा एक चीज है यहाँ पे कि 45 और 46 क्वेश्चन ना दोनों एक ही हो गया है, तो दोनों शायद ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, इसे आप देख लेंगे। 47 शुरू करते हैं। 47 में देखिए कि अवतल लेंस के सामने अनंत पे रखे बिंब का जो इमेज का स्थिति है वो कहाँ पे होगा। तो अगर अनंत पे है तो उनका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, फोकस पर बनेगा। अगर अनंत पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। चलिए 48 है। 48 में है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। देखिए अगर क्या है ना, जैसे लेंस है उनको देख लिया जाए। जैसे ये मान लीजिए कि ये लेंस है, इनका ये फोकस है, तो अगर फोकस से होके गुजर रही है, लाइट अगर फोकस से होके जा रही है तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। तो ये रेड डायग्राम जो है किरण आरेख, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। एनसीईआरटी उल्टा करके इसमें जो भी और कंडीशन है उसे आप देखिए, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव में मदद मिल सके। चलिए 49 देख लेते हैं। 49 है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। हाँ, तो इसमें
अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अवतल लेंस है, तो इसमें काल्पनिक रूप से ऐसा लगेगा कि वो मुख्य फोकस से ही वो लाइट जा रही है। तो इस बात को आप नोट करेंगे, ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होकर लाइट जाती है, मुख्य फोकस से प्रकाश गुजरती है, प्रकाश गुजरती है। चलिए, ये हमारे फिजिक्स का 50वां ऑब्जेक्टिव है। तो हाँ, ये क्या है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की एक विशेषता लिखे। देखिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कोई एक विशेषता आप बता दीजिए। उसमें आपको कोशिश करता हूँ 2-3 बताने का। जो समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा उनका इमेज होता है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसी से एक निकल के आएगी कि दोनों का आवर्धन बराबर होगा। आवर्धन मतलब समतल दर्पण में आवर्धन 1 होता है। 1 इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उनकी विशेषता में आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका आवर्धन हमेशा 1 होता है। वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होता है। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि वस्तु दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे हो। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि वस्तु इमेज जो होता है वो पार्श्वर्स रूप से उल्टा होता है, यानी वस्तु का जो राइट साइड है प्रतिबिंब का वो लेफ्ट साइड में होगा, इस प्रकार से वो उल्टा होता है। तो ये कुछ विशेषता है समतल दर्पण के बारे में जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। और इसमें कुछ कंडीशन मैंने डिस्कस किए हैं और कुछ कंडीशन को मैंने छोड़ दिया है, उसे आप एनसीईआरटी से देखिए, क्योंकि पूरा हूबहू डिस्कस करना तो ऐसे पॉसिबल भी नहीं है, तो फिर तो वो बुक लिखना ही हो जाएगा ना। जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो क्वेश्चन लगा दिए हैं। आप इस कंडीशन को आप एनसीईआरटी किताब खोल करके देखिए कि ये कंडीशन कहाँ से लिया गया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इनके साथ साथ आपको कुछ पॉइंट्स और आपके माइंड में सेट हो जाएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद करेगा। धन्यवाद।